गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने कल और आज कविता पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उषा की लाली। उषा की लाली कविता में नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ। यानी इसमें प्रकृति प्रेम की बात को स्पष्ट किया है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रथम छठा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है। यानी कवि है सूर्य को उगता हुआ देखता है एक छोटे शिशु के रूप में, तो कवि का मन है प्रसन्न हो जाता है। तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा यानी किरणें जो कि हिमगिरी के श्रवण शिखर का आभास दे रहे हैं से कवि दूर नहीं होना चाहता। तब कविता है उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। तो गए निखर यानी स्वच्छ हो गए, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, कनक शिखर यानी सोनेरे रंग वाली चोटियां। आगे बढ़ा शिशु रवि बदलती छवि बदलती छवि बदली छवि बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। तो देखता रह गया अपलक कवि। तो इसका अर्थ है कि कवि कहता है कि यद्यपि अभी दिन का प्रकाश नहीं फैला है, फिर भी पर्वतों की हिम में से मंडित चोटियां उषा की लाली माँ पड़ने से अभी भी सुनहरे रंग के में निखरी निखरी सी दिखाई दे रही हैं। जैसे छोटा सूर्य आकाश में आगे बढ़ा, प्रकृति का दृश्य बदल गया। प्रातःकालीन का जो रोमांचक दृश्य था वो भी साय तक है। कवि देख करके आश्चर्यचकित होकर उसे एक टक देखता रह गया। एक टक अपलक माने एक टक कवि उसको देखता रह गया। डर था प्रतिपल अरूप ये जादुई आभा, जान गए न बिखर जाए ना बिखर जाए न बिखर जाए ना बिखर। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। तो इसमें कवि ये कह रहा है कि कवि मन ही मन में क्या है, कवि मन ही मन में डर रहा था कि ऐसा सुंदर प्राकृतिक दृश्य कहीं अदृश्य न हो जाए। डर था प्रतिपल अरूप ये जादुई आभा, जाए न बिखर जाए ना बिखर। तो मतलब कवि क्या कह रहा है कि कवि का मन डर था कि ऐसा सुंदर प्राकृतिक दृश्य कहीं अदृश्य न हो जाए। जो जो सूर्य आकाश में ऊंचा उठ रहा है, उषाकालीन रंगों की छटा कम होती जा रही है। कवि कहना चाहता है कि ऐसा दृश्य शीघ्र ही लुप्त हो जाएगा। वह प्रकाश का संपूर्ण अद्भुत नजारा एक जादू के खेल में जैसा लग रहा था। कवि चाहता है कि वह दृश्य अभी भी देखने को मिले, शीघ्र बिखर न जाए। तो इस प्रकार कवि ने उषा की लाली का वर्णन किया और इसमें बताया गया है कि उषा की लालिमा पड़ने से पर्वतों के शिखर बड़े सुनहरे लग रहे थे, उनका रूप निखर उठा था। वे सोने जैसे लगने वाले शिखर कवि के मन में कुमुद कर रहे थे। उषा की लाली हिमगिरी हिमालय, कनक मणि सोना, शिखर चोटी, रवि मणि सूर्य, कल और आज के खेती किसान, पथराई पत्थर के समान, बदरंग मन फीका एवं लगातार दूब मन घास। ग्रीष्म की भूल में कौन नहाते थे? ग्रीष्म की भूल में गौरैया नहाते थे। क्या नहाते थे? गौरैया। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? तो मैथिली। कौन सी भाषा? मैथिली। उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? इसमें प्रातः काल का वर्णन किया गया है। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? खेतों की मिट्टी भीषण गर्मी के कारण पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया? गर्मी के कारण आकाश में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धूप और धूल के कारण आसमान बदरंग दिखाई दे रहा था। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? उषा काल का दृश्य पल पल में बदल रहा था, अतः कवि को डर था
कि कहीं वह सुंदर दृश्य शीघ्र ही नष्ट न हो जाए। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा है? कविता में हिमगिरी हिमालय को कहा है, जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई है। वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आते हैं? ये कविता के अंदर पढ़ा था हमने कि सारे जगत में इस समय सारे संसार को अपने ताप से तपाती ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु से बाहर कर दिया। वर्षा ऋतु आते आकाश में घटाएं घूमने लगती हैं, बदरंग आकाश श्याम रंग में रंग गया, बूंदे बरसते ही प्यासी धरती तृप्त हो गई, किसानों के मुख पर मुस्कान थिरकने लगी, रातें झिंगुरों की झंकोर से गूंजने लगी, वीरान वनों में भौरों की मधुर कूकें सुनाई देने लगी, सूखी जा रही धूप फिर से हरी हो गई। वर्षा का राज्य आते ही गर्मी अपना सारा सामान समेट कर चलती बनी। प्रश्न है कि उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो उषा की लाली कविता में बताया गया कि कवि नागार्जुन की काव्य कला इस छोटी सी रचना में मन को मोहने वाली है। कवि ने सटीक शब्दावली का प्रयोग किया है। कवि अपने सब चित्र संजोने की कला को पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है। भाषा शैली में कुशल प्रयोग हुआ है। कवि ने उषाकालीन प्राकृतिक दृश्य को पाठकों के सामने साकार रूप प्रदान किया है। आगे बढ़ा शिशु रवि में मानवीकरण का सुंदर उपयोग किया है। कवि के साथ इस कविता में पाठक भी कवि की कल्पना और ऊंचे और भी सौंदर्य का वर्णन किया है और सौंदर्य को अपलक देखते रहे ऐसा दृश्य उसने प्रकट किया है। अब निबंधात्मक प्रश्न है जो कि इसकी व्याख्या के जैसे ही हैं, इनको कर लेना। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। आपको इसका हिंदी अर्थ, इसकी सब प्रश्न व्याख्या अपने नोटबुक में राइट करनी और लर्न करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।